सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम सीबीएसई द्वारा जो पब्लिश बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर है उसको हिंदी में डिस्कस करेंगे, हिंदी मीडियम फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं हमारे सैम्पल पेपर में, क्योंकि उतने ही क्वेश्चंस हमें फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो क्वेश्चंस हैं दे आर 20 इन नंबर, 20 नंबर हैं और हर सवाल 1 नंबर का, तो टोटल 20 मार्क्स। 21 से 24 यानी कि 4 क्वेश्चंस जो हैं वो 3-3 नंबर के हैं, 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 से 30 जो हैं 6 क्वेश्चंस हो गए, 4-4 नंबर का हर क्वेश्चन। क्वेश्चन 31 से 34 तक 4 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का, एंड द टोटल कम्स आउट टू 80। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 34। तो हमारे बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर आएगा उसमें टोटल 34 क्वेश्चंस होंगे, 34 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कि 20 जो है वो 1-1 नंबर वाले सवाल होंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी साथ में अटैच करी है, वहां से भी देख लेना इसको बेटा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, कार्य को छोटी छोटी क्रियाओं में विभक्त करना और समान प्रकृति की क्रियाओं को एक साथ समूहन करना, एक जैसी प्रकृति की क्रियाओं को एक साथ ग्रुप बनाना क्या कहलाता है? कहाँ पढ़ा था ये आपने? देखो कुछ याद आया? समान प्रकृति के कार्यों का एक साथ समूह बनाना क्या कहलाता है? विभागीकरण। तो इन 4 ऑप्शंस में से क्या है इसका आंसर? बी, विभागीकरण। वीडियो देख लेना बेटे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, एक देश का राजनीतिक वातावरण दूसरे देश से भिन्न होता है और यदि ये राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चितता उत्पन्न करती हैं और भविष्य का पूर्वानुमान लगाना कठिन बनाती हैं, तो वे व्यवसाय के निवेशक को प्रभावित करती हैं। व्यवसाय के निवेशक को प्रभावित करती हैं। व्यावसायिक पर्यावरण की किस विशेषता की ओर संकेत किया जा रहा है? बेटा जैसे ही ये क्वेश्चन आए आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्यावसायिक पर्यावरण की कितनी विशेषताएं होती हैं और उसमें से आपको पहचानने के लिए कह रहा है कौन सी विशेषता। अगर हम यहाँ पर देखें, एक देश का राजनीतिक वातावरण दूसरे देश के राजनीतिक वातावरण के जैसा से भिन्न है या जैसा है, तो इसका हमारे लगता है कि तुलनात्मक होना चाहिए। और यदि ये राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चितता उत्पन्न करती हैं और भविष्य का पूर्वानुमान लगाना कठिन बनाती हैं, तो वे व्यवसाय के निवेशकों को प्रभावित करती हैं। अगर हम यहाँ देखें, व्यवसाय के निवेशकों को प्रभावित करती हैं, यानी कि ये विशिष्ट शक्तियों की कहीं पर बात कर रहा है। इसका मतलब हमें एक से ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या आंसर लगा सकते हैं इसका? सभी विकल्प। क्या है इसका आंसर? दे ऑल दी ऑप्शंस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक मनोनीत या नियुक्त किया जा सकता है चाहे उसकी कोई भी शैक्षणिक योग्यता हो। उपरोक्त वाक्य में पेशे की कौन सी विशेषता है जो प्रबंध में नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती पर हमें फोकस करना है। और जैसे ही क्वेश्चन आया तो पेशे की जितनी भी विशेषताएं हैं वो हमारे दिमाग में घूम जानी चाहिए। क्या क्या विशेषताएं हैं पेशे की? भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह, अवरोधित प्रवेश, पेशागत परिषद, नैतिक आचार संहिता और सेवा उद्देश्य। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। नैतिक आचार संहिता प्रबंध में भी होती है, पेशे में भी होती है। अवरोधित प्रवेश, अवरोधित प्रवेश का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास में एमबीबीएस की डिग्री नहीं है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास में एमबीए की डिग्री ना भी हो तब भी वो प्रबंधक बन सकता है। तो इसका मतलब अवरोधित प्रवेश वो विशेषता है जो कि आम पेशों में पाई जाती है लेकिन प्रबंध में ये विशेषता नहीं पाई जाती। सो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड, फोर्थ, व्यवसायिक पर्यावरण के उस आयाम को पहचानिए जिसके कारण व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्या है सवाल? 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने के बावजूद, पहले तो क्वेश्चन को समझिए, व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम को पहचानिए। जैसे उसने बोला आयाम, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। व्यवसायिक पर्यावरण के कितने आयाम होते हैं? 5। कौन कौन से? राजनैतिक, सामाजिक, तकनीकी, विधिक और आर्थिक। तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से हमें ढूंढना है। सो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने के बावजूद भी विदेशी कंपनियों को लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, डिले इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू लॉन्ग प्रोसेस, लंबी लंबी प्रक्रियाओं के कारण जो डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है, कार्यों में देरी होती है, इसके कारण भारत में व्यवसाय करने की स्वीकृति प्राप्त करने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नेताओं के कारण लाल फीताशाही कौन सा आयाम है? सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, विधिक। इसका आंसर है राजनैतिक आयाम। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5,
परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्ण उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर और उनके माध्यम से, यानी कि दूसरों से काम करवाना, दूसरों के साथ मिलकर काम करवाना क्या कहलाता है? प्रबंध, नियोजन, संगठन, नियंत्रण। क्या होता है दूसरों के साथ मिलकर? प्रबंध। इसका आंसर है प्रबंध। किताब में परिभाषा दे रखी है, ये एज इट इज एनसीईआरटी देखोगे तो, इसीलिए एनसीईआरटी को ग्रंथ कहा जाता है। उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे मिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, पिछले कुछ महीनों में आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों तथा सेवाओं की मांग में जो वृद्धि देखी जा रही है, उसे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने तथा कोविड के कारण लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता से जोड़ा जा सकता है। मतलब क्योंकि कोविड आया तो लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति अपनी जागरूकता ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इस तरह की दवाओं की ज़्यादा बिक्री होने लगी है। तो व्यावसायिक पर्यावरण की उस विशेषता को पहचानिए जो ऊपर बताई गई है। जैसे ही बोला व्यावसायिक पर्यावरण की उस विशेषता, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपने व्यावसायिक पर्यावरण की कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी हैं। इसलिए बिजनेस स्टडीज में पहले याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपने याद करा होगा तो आप आसानी से केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। अब विशेषताएं आपको यहाँ पर बता रखी है, यहाँ से पहचानना है क्या ये विशिष्ट और साधारण शक्तियों की बात कर रहा है, या फिर ये बात कर रहा है कि सभी शक्तियों का आपस में आंतरिक संबंध होता है, या फिर ये बात कर रहा है तुलनात्मकता की, हमने पहले भी पढ़ा था एक देश का राजनीतिक वातावरण दूसरे देश के राजनीतिक वातावरण से भिन्न होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये है इसका आंसर, आंतरिक संबंध। क्यों? क्योंकि क्या किसकी वजह से हो रहा है? लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ कोविड के कारण, तो उन्होंने इस तरह की चीजों की डिमांड करनी शुरू कर दी, स्वास्थ्यवर्धक चीजों की डिमांड करनी शुरू कर दी। सो द आंसर इज आंतरिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इनमें से क्या सामाजिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? जैसे ही उसने बोला सामाजिक पर्यावरण का तत्व, अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो या अपनी वो वीडियो देखो जिसमें हमने व्यवसाय के विभिन्न आयामों के बारे में डिस्कस किया था, या फिर सामाजिक पर्यावरण के तत्व का मतलब कि देखो जो एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस बने हुए हैं, हमने क्या क्या लिखा था, सामाजिक पर्यावरण में क्या क्या तत्व सम्मिलित होते हैं? रीति रिवाज, मूल्य, सामाजिक बदलाव, जीवन में आकांक्षाएं, उपभोग की आदतें, हमारे परिवार का ढांचा। जरा देखें कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर। जन्म दर और मृत्यु दर सामाजिक आयाम का हिस्सा है। जनसंख्या में परिवर्तन सामाजिक आयाम का हिस्सा है। जीवन से आकांक्षाएं या अपेक्षाएं सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन जो देश का संविधान है वो किसका हिस्सा है? राजनैतिक पर्यावरण का। तो हमारा देश का संविधान अलग हो गया, तो क्या सामाजिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? देश का संविधान। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी विभाग के सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करते हैं, पर फिर भी एक प्रबंधक को इन लोगों के कार्यों का ध्यानपूर्वक और सोच समझकर समन्वय करना होता है। सोच समझकर समन्वय करना होता है। यह वाक्य समन्वय की किस विशेषता की ओर ध्यान आकर्षित करता है? केस स्टडी वाला जब भी क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चन का दुखड़ा पढ़ लो, फिर क्वेश्चन का मुखड़ा पढ़ो। दुखड़ा मतलब लास्ट लाइन पढ़ लो सबसे पहले क्वेश्चन की, और फिर आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। समन्वय की विशेषता, जैसे उसने बोला समन्वय की विशेषता, समन्वय की सारी विशेषताएं आपके सामने आ जानी चाहिए। वीडियो को पॉज करके अपने रजिस्टर में समन्वय की विशेषताएं निकाल लीजिए और बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट है जो लगता है समन्वय की विशेषता यहाँ पर अंकित है। सर्वव्यापी है, सोचा समझा कार्य है, कार्यवाही में एकता लाता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या आंसर लिखूं इसका? बी पार्ट, यह एक सोचा समझा कार्य है। 9th, प्रबंध के उस कार्य को पहचानिए जिससे भविष्य के लिए नियोजन करने में सहायता मिलती है। भविष्य के लिए योजनाओं का आधार बनता है ये, और क्योंकि इस कार्य की सहायता से जो समस्याएं आती हैं उनके प्रकाश में भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। यहाँ पर हमें हमारी कमियों के बारे में पता चलता है। प्रबंध का वो कौन सा कार्य होता है? जैसे उसने बोला कार्य, आपके दिमाग में प्रबंध के 5 कार्य स्क्रॉल करने चाहिए। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। तो कौन सा कार्य है जहाँ पर हमारी कमियां निकलकर सामने आती हैं? क्या वो नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है या नियंत्रण है? द आंसर इज नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 10, केवल वही महत्वपूर्ण विचलन प्रबंध को सूचित किए जाने चाहिए जो अनुमति देने की सीमा से बाहर हैं। ये प्रबंधकीय निर्णय का कौन सा सिद्धांत है? हमने 2 पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, अपवाद द्वारा प्रबंध और संकट बिंदु नियंत्रण। हमने पढ़ा था कि मजदूरी लागत और पोस्टेज लागत में दोनों में से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है हमने, और अगर वो 2% ही बढ़ रही है तो हमें ध्यान देना है कि नहीं देना, और अगर 5% हो रही है सीमा से बाहर, 5% से ज़्यादा हो गया तो हम उसको सूचित करेंगे। कौन सा? संकट बिंदु नियंत्रण, अपवाद द्वारा प्रबंध,
नियंत्रण द्वारा प्रबंध या बी और सी दोनों? इसका आंसर है अपवाद द्वारा प्रबंध। अपने कॉन्सेप्ट देखो जो हमने लिखा हुआ है, जिसकी वीडियो भी देखी है आपने। 11th क्वेश्चन, प्रबंध के इस कार्य के माध्यम से प्रबंधक उद्यम में व्याप्त अव्यवस्थाओं को मिटा सकते हैं तथा कर्मचारियों में काम अथवा उत्तरदायित्व संबंधी झगड़ों को कम कर सकते हैं तथा सामूहिक कार्य भावना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी एक बार भी रीड करी होगी तो फटाफट पहचान गए होगे किस चीज की परिभाषा है। संगठन ढांचा लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये परिभाषा दे रखी है। क्यों अव्यवस्थाएं कम होंगी? क्योंकि अगर चीजें ऑर्गेनाइज होंगी तो अव्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था होगी। सो द आंसर टू दिस इज संगठन। कैसे पता लगेगा? फिर कह रही हूँ एनसीईआरटी को रीड करो, वीडियो देखो ध्यान से, दोबारा दोबारा रिपीट करो बेटा। तो संगठन इसका आंसर है, क्योंकि चीजें व्यवस्थित हैं, अव्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था मिट जाती है अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो। 11th का ही और पार्ट, डैश आश्वस्त करता है कि हर प्रभाग का प्रधान, क्या आश्वस्त करता है? कि हर प्रभाग का प्रधान अपने प्रभाग के लाभ और हानि के लिए उत्तरदायी है तथा उस पर उसका पूर्ण अधिकार है। वो कौन सा ढांचा होता है जिसके लाभ, जिसमें कि उसके लाभ या हानि के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या वो कार्यात्मक ढांचा होता है? क्या वो प्रभागीय ढांचा होता है? क्या वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है? क्या वो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होता है? इसका आंसर है प्रभागीय ढांचा, क्योंकि प्रभागीय ढांचों में क्या होता है, उत्पादित वस्तुओं के आधार पर हम अलग अलग विभागों का निर्माण करते हैं। जैसे जूते का विभाग हो गया, कॉस्मेटिक विभाग हो गया, तो अगर जूते विभाग को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए जूता विभाग रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रभागीय संगठनिक ढांचा, क्योंकि इसमें क्या है, जो प्रभाग अध्यक्ष होता है वो अपने विभाग के लाभ या हानि के लिए खुद जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विपणन की विभिन्न अवधारणाओं को उनकी परिभाषा से मैच करना है, मिलान करना है। उत्पाद की अवधारणा, इसका संबंध किससे होता है? विक्रय की अवधारणा का संबंध किससे होता है? विपणन की अवधारणा का संबंध किससे होता है? याद है वो कॉन्सेप्ट? ये अलग अलग अवधारणाएं डिस्कस की थी हमने विपणन वाली वीडियो में। इसमें क्या है, उत्पादन की अवधारणा उत्पादन पे जोर देती है, उत्पाद की अवधारणा गुणवत्ता पर, विक्रय की अवधारणा बिक्री पर, विपणन की अवधारणा ग्राहकों की आवश्यकताओं पर, विपणन की सामाजिक अवधारणा ग्राहकों की आवश्यकताएं और समाज कल्याण पे। वीडियो दोबारा से देख लेना अगर ये याद नहीं हो तो क्या आंसर है? उत्पाद की अवधारणा, गुणवत्ता से संबंध, विक्रय की अवधारणा बिक्री से संबंध, विपणन की अवधारणा ग्राहक संतुष्टि से संबंध। तो इसका आंसर हो गया 132, 132 बी पार्ट इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, उससे पहले क्वेश्चन 12 का और पार्ट भी है जिसमें से दो में से एक अटेम्प्ट करना होता है हमें। तो अपने नए उत्पाद इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन के विषय में ग्राहकों के विचार और उनके फीडबैक प्राप्त करने के लिए अतुल्य लिमिटेड ने क्वेश्चनेयर के माध्यम से ऑनलाइन सर्वे करवाया। कोविड के टाइम में सब ऑनलाइन सर्वे ही करवा रहे थे। तो अतुल्य लिमिटेड द्वारा किए गए विपणन कार्य का नाम बताइए। अपने प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक प्राप्त किया है कि नया प्रोडक्ट है, कैसा चल रहा है। तो विपणन का कौन सा कार्य किया है? विपणन के अलग अलग कार्य हमने डिस्कस करे थे, याद आया? बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना, नियोजन, उत्पाद रूपांकन या विकास, ये सब विपणन के कार्य हैं। ये भी विपणन के कार्य हैं और ये भी। तो अतुल्य लिमिटेड ने बाजार से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कौन सा कार्य किया है? प्रमापीकरण करा है, उत्पाद का रूपांकन करा है, ग्राहक समर्थन सेवा दी है, या बाजार संबंधी सूचना एकत्रित की और उसका विश्लेषण करना है उनको? डी पार्ट इसका आंसर है, साफ साफ पता चल रहा है। तो इसके लिए विपणन के सारे कार्य याद कर लेना पहले। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 से 16 के आंसर देने के लिए हमें इस गद्य को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पैराग्राफ को। क्या है पैराग्राफ में? इसको सोलर लिमिटेड अपने विविधीकरण तथा नवीकरण के लिए प्राथमिक बाजार से 20,000 करोड़ रुपए पूंजी एकत्रित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड नामक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म का सहारा लिया, जिसने अलग अलग विकल्प सुझाए। ऐसा निर्णय लिया गया कि तुरंत वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्तमान अंशधारकों से 1500 करोड़ एकत्रित किए जाएंगे। बीच में रोकूंगी, मैंने पहले भी कहा था, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से अच्छा है, इसे क्वेश्चन का मुखड़ा कहते हैं, ये पढ़ने से पहले जरा क्वेश्चन का दुखड़ा पढ़ लें। पहला दुखड़ा है कि उसने प्राथमिक बाजार की किस फ्लोटेशन विधि का प्रयोग नहीं किया है। तो हम फ्लोटेशन विधियों के बारे में कुछ बताएगा और उसमें से पता लगाना कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया है, कौन सी का विधि का प्रयोग नहीं किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है 4500 करोड़ के लिए आम जनता से संपर्क करने के स्थान पर वित्तीय संस्थानों के समूह से संपर्क किया जाएगा। इसमें फ्लोटेशन, कौन सी फ्लोटेशन विधि का प्रयोग किया गया? यानी कि वो फ्लोटेशन विधि के बारे में हमसे चर्चा कर रहा है, तो उसी पे हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। अब पढ़ते हैं सवाल का मुखड़ा दोबारा।
अब दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो को पॉज कर करके नोट करते जाना। इसका सोलर लिमिटेड अपने विविधीकरण और नवीकरण के लिए प्राथमिक बाजार से 20,000 करोड़ रुपए पूंजी एकत्रित करने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड नामक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म का सहारा लिया, जिसने अलग अलग विकल्प सुझाए। ऐसा निर्णय लिया गया कि तुरंत वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्तमान अंशधारकों से 1500 करोड़ एकत्रित किए जाएंगे। अगर वर्तमान अंशधारकों को अपने अंश जारी किए जाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? याद है किसी को? अधिकार निर्गमन। 4500 करोड़ के लिए आम जनता से संपर्क करने के स्थान पर, आम जनता से संपर्क नहीं कर रहे, वो वित्तीय संस्थानों के पास जा रहे हैं, वित्तीय संस्थानों के पास जा रहे हैं, कुछ विशेष संस्थानों के पास जा रहे हैं, संगठनों के पास जा रहे हैं, आम जनता के पास नहीं जा रहे। निजी विनियोग, 6,000 करोड़ रुपए की पूंजी के लिए निर्गम ग्रहों से संपर्क किया जा रहा है। याद है आपको, हमने उसमें अंडर राइटर्स के बारे में बात की थी, अभिगोपकों के बारे में बात की थी। तो ऐसे ही कुछ निर्गमन ग्रह भी होते हैं जिन्हें हम निर्गम ग्रह भी बोलते हैं, इशू हाउसेस। ये अंडर राइटर्स, अभिगोपक भी होते हैं इसमें, जो कि कंपनी की सहायता करते हैं अंशों को इशू करने में। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? विक्रय के लिए प्रस्ताव। नाउ निदेशक मंडल ने सभी विकल्पों को स्वीकार किया। सारे ऑफर्स पता चल गए आपको। हमने अधिकार निर्गमन की बात करी, निजी विनियोग की बात करी है, विक्रय के लिए प्रस्ताव की बात करी है। निदेशक मंडल ने सभी विकल्पों को स्वीकार किया। शेष 8,000 करोड़ के लिए स्टॉक एक्सचेंज के ऑनलाइन सिस्टम का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। ऑनलाइन सिस्टम, EIPO, जिसके लिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता भी किया गया है। यहाँ पर EIPO की बात करिए तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राथमिक बाजार में कौन कौन सी फ्लोटेशन विधियां होती हैं। देखो, विवरण पत्रिका के माध्यम से, विक्रय के लिए प्रस्ताव, निजी विनियोग, अधिकार निर्गमन, EIPO, इनमें से किसका नाम नहीं आया पूरे सवाल में? विवरण पत्रिका के माध्यम से, जिसमें आम जनता से संपर्क करता है। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसका सोलर लिमिटेड ने प्राथमिक बाजार की किस फ्लोटेशन विधि का प्रयोग नहीं किया है? किसका प्रयोग नहीं किया उसने? विक्रय के लिए प्रस्ताव का किया है। जब उसने कि अब जो वो हाउसेज हैं, निर्गम ग्रह हैं, उनको संपर्क किया है। अधिकार निर्गमन, पहले से मौजूद अंशधारकों को संपर्क किया है। EIPO, ऑनलाइन सिस्टम, विवरण पत्रिका के माध्यम से आम जनता, तो इस वाले का प्रयोग नहीं किया है। डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 4500 करोड़ के लिए आम जनता से संपर्क करने के स्थान पर वित्तीय संस्थानों के समूह से संपर्क किया गया है। इसमें किस फ्लोटेशन विधि का प्रयोग किया गया? वित्तीय संस्थानों से किया, अभी बताया आपको। क्या आंसर है इसका? विक्रय के लिए प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 15, पूंजी एकत्रित करने के लिए संस्थागत निवेशकों का प्रयोग करने के पीछे क्या कारण है? पूंजी एकत्रित करने का तीव्र स्रोत है। डेफिनेटली आम जनता से ज़्यादा मुकाबले यहाँ से ज़्यादा तेज़ी से पूंजी एकत्रित हो सकती है और महंगा भी नहीं पड़ता, नो डाउट एट ऑल। तो बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, EIPO के माध्यम से कंपनी ने कितना वित्त एकत्रित किया है? जरा वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देखो कितना वित्त एकत्रित किया है और अपने आप इसका आंसर सोचना। क्वेश्चन नंबर 17, 17 से 20 के उत्तर देने के लिए पहले हमें इस गद्य को पढ़ना है, लेकिन इस मुखड़े को पढ़ने से पहले हम उसका दुखड़ा देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन के आंसर्स हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में किसी चीज को कानूनी संरक्षण प्राप्त करने की बात चल रही है, वो क्या होता है इनमें से? ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क। फिर 18वें क्वेश्चन में कह रहा है वो अपने उत्पाद को प्रतियोगी मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं। ये सब देने के बावजूद भी फ्री होम डिलीवरी, स्पेशल गिफ्ट पैकेजिंग, इसका मतलब विपणन वाले चैप्टर से रिलेटेड है हमारा ये जो पैराग्राफ है। पढ़ते हैं इसको, रीड करते हैं, थोड़ा आइडिया हमें मिल गया है। राजस्थान के बीकानेर में एक छोटे से दुकानदार यमुना प्रसाद अपनी प्रसिद्ध भुजिया सेव बेचा करते थे। यह उत्पाद स्थानीय लोग और विदेशियों दोनों को ही आकर्षित करता था। उनकी दूसरी पीढ़ी ने व्यवसाय को आगे बढ़ाया और इस यमुना की भुजिया नाम को संबंधित आधिकारिक विभाग से पंजीकृत करा लिया। अगर हम अपने किसी विशेष नाम को पंजीकृत करा लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? धीरे धीरे यह ब्रांड अपने ग्राहकों को विविध प्रकार के उत्पाद भी देने लगा। जब हम अपने ब्रांड को कानूनी संरक्षण प्रदान करा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? धीरे धीरे यह ब्रांड अपने ग्राहकों को विविध प्रकार के उत्पाद देने लगा, जैसे कि नमकीन, मिठाई, बेकरी का सामान आदि। लेकिन इन सभी उत्पादों में भुजिया सेव अभी भी सबसे प्रचलित ब्रांड बना हुआ है और अधिकतम रेवेन्यू कमाकर भी दे रहा है। फ्री होम डिलीवरीज और स्पेशल गिफ्ट पैकेजिंग देने के बावजूद भी यमुना की भुजिया अपने उत्पाद को प्रतियोगी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। ये सब देने के बावजूद भी, अलग अलग विपणन पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रतियोगी मूल्य उत्पाद प्रदान कर रहे हैं।
यमुना की भुजिया ने भारत और विदेश में फुटकर केंद्रों तथा इंटरनेट सेलिंग के माध्यम से एक मजबूत वितरण नेटवर्क का भी विस्तार कर लिया है। जब तक प्रतियोगिता कम थी तब तक प्रवर्तन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता बढ़ी वैसे ही कंपनी ने पेशेवर विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड को ये काम सौंप दिया। विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड की सलाह पर ही यमुना की भुजिया ने जनता के विचारों को प्रभावित करने के लिए और उनसे संबंधों के विकास के लिए, आम जनता से संबंधों के विकास के लिए कौन सी प्रवर्तन तकनीक का प्रयोग करते हैं, उसका नाम याद करो। क्या करा उन्होंने? सार्वजनिक स्थलों का विकास करना, सांस्कृतिक तथा खेल संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, उनकी दूसरी पीढ़ी ने व्यवसाय को आगे बढ़ाया और यमुना की भुजिया नाम को संबंधित आधिकारिक विभाग से पंजीकृत करा लिया। इस वाक्य में यमुना की भुजिया अब क्या बन गई है जब उसको पंजीकृत करा लिया गया है? इसे कानूनी संरक्षण प्राप्त हो चुका है। क्या बन चुका है ये? ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क या ब्रांड मार्क? आंसर है ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 18, फ्री होम डिलीवरीज तथा स्पेशल गिफ्ट पैकेजिंग देने के बावजूद भी यमुना की भुजिया अपने उत्पाद को प्रतियोगी मूल्यों पर उपलब्ध कराती है। क्या बताना चाहता है इसमें? उपलब्ध कराती है। उद्देश्य, उत्पाद लाकर बाजार में प्रतियोगिता की सीमा या विपणन की पद्धतियां। तो विपणन मिश्र के किसी घटक को प्रभावित करने वाला कारक है। देखो, विपणन मिश्र के 4 घटक होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइस की, तो प्राइस को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक? विपणन की पद्धतियां, क्योंकि ज्यादा विपणन की पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं जिस फिर उसके बावजूद भी हम प्रतियोगी मूल्य पर उसको उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो विपणन की पद्धतियां इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, यमुना की भुजिया ने भारत और विदेश में फुटकर केंद्रों तथा इंटरनेट सेलिंग के माध्यम से एक मजबूत वितरण नेटवर्क का विस्तार कर लिया है। मजबूत वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल और विस्तार। यहाँ विपणन मिश्र के किस निर्णय का जिक्र किया जा रहा है? विपणन मिश्र के निर्णय 4 घटकों के बारे में सोचो, इनमें से कौन सा है? उत्पाद का संग्रहण, वितरण माध्य, ए और बी दोनों, या ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग? साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर हम वितरण माध्य के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 20, 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन, विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड की सलाह पर ही यमुना की भुजिया ने जनता के विचारों को प्रभावित करने के लिए और उनसे संबंधों के विकास के लिए सार्वजनिक स्थलों का विकास करना, सांस्कृतिक तथा खेल संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया है। ये पैराग्राफ में लाइन दे रखी है। उस विभाग का नाम बताइए जो आम तौर पर जनता के विचारों को प्रभावित करने वाले कार्य को करने में संलग्न होता है। एक तो हमें इसमें यहाँ पर जनसंपर्क के बारे में बात की जा रही है, तो जनसंपर्क के लिए कौन सा विभाग का निर्माण किया जाता है? क्या वो विपणन विभाग हो सकता है? क्या अलग से कोई विभाग बनाया जा सकता है? क्या कोई बाहरी एजेंसी हो सकती है, या इनमें से कोई भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। विपणन विभाग अकेले भी काम कर सकता है, अलग से भी विभाग बनाया जा सकता है, बाहर से भी किसी को नियुक्त किया जा सकता है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं जिनको बाहर से भी अपॉइंट किया जाता है, तो इसका आंसर हुआ इनमें से कोई भी। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब 21 से 24 3 नंबर वाले क्वेश्चन नंबर 21, प्रबंध के उस स्तर को पहचानिए जिसका मूल कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता और विभिन्न विभागों में कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। एनसीईआरटी की बुक उठाओ, एकदम लिखा हुआ मिलेगा। प्रबंध के स्तर, कितने स्तर होते हैं प्रबंध के? 3, उच्च स्तर, मध्य स्तर, परिचालन स्तर। जैसे ही आप उसकी बुक एनसीईआरटी की बुक खोलोगे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा और वो दिखेगा आपको प्रबंध के उच्च स्तर में। तो प्रबंध के इस स्तर के 2 कार्य और बताइए। पहले आपको पहचानना है, फिर 2 कार्य बताने हैं। पहचानने का 1 नंबर और फिर 2 कार्य बताने के 1-1 नंबर, टोटल 2, टोटल मिला के 3। क्वेश्चन नंबर 22, कार्यस्थल पर तथा कार्यस्थल से परे, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, प्रशिक्षण विधियों के रूप में प्रकोष्ठ प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण की व्याख्या कीजिए। एक बात तो आपको ये बतानी है कि इन दोनों में से कार्यस्थल पर कौन सा है, कार्यस्थल से परे कौन सा है, और फिर दोनों की व्याख्या करनी है अलग अलग से। कार्यस्थल पर और कार्यस्थल से परे ये बताने पे कि प्रशिक्षणार्थी कार्यस्थल पर है, प्रकोष्ठ उससे परे है, ये बताने का 1 नंबर है। फिर 1 नंबर प्रशिक्षणार्थी को एक्सप्लेन करने का है और 1 नंबर प्रकोष्ठ प्रशिक्षण को एक्सप्लेन करने का है। क्वेश्चन नंबर 23, नियंत्रण प्रबंध का अनिवार्य कार्य है। बिना नियंत्रण उच्च कोटि की योजनाएं भी उलट पुलट हो जाती हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में 2 तर्क दीजिए। आप कहेंगे हाँ हम सहमत हैं। जब भी वो क्वेश्चन पूछे क्या आप सहमत है तो जवाब देना है उसका। यहाँ पर मार्किंग स्कीम में नहीं दे रखी उसको वेटेज, लेकिन एग्जाम में बहुत बार मार्किंग स्कीम में वेटेज होती है उसकी। तो फिर नियंत्रण के महत्व के 2 पॉइंट्स बताने हैं, दोनों पॉइंट्स के 1.5 नंबर है, आधा नंबर हेडिंग का, 1 नंबर एक्सप्लेनेशन का।
नियंत्रण की सेकंड वीडियो देखो, उसमें नियंत्रण के महत्व के सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हुए हैं। क्वेश्चन 23 का ओल्ड और पार्ट, सामान्यतः माना जाता है कि माप तभी किया जाए जब कार्य पूर्ण हो जाए। यही सेंटेंस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, अगर आपने पढ़ी होगी तो प्रबंध के उस कार्य के चरण को पहचानिए और व्याख्या कीजिए जिसका यहाँ उल्लेख किया गया है। कौन सा कार्य है जिसमें कहा जाता है कि किसी भी हमें काम को नापना पड़ रहा है, वहां पर कहाँ पर हम कार्य को मापते हैं? जब वो काम पूरा हो जाता है, काम पूरा हो जाने के बाद में कहाँ पर नापा जाता है उसको? नियंत्रण में। तो नियंत्रण का कौन सा चरण है जिसमें हम कार्य को नापते हैं? स्टेप नंबर 2, तो वास्तविक निष्पादन की माप, ये आपको बताना है। हेडिंग आधा नंबर इसका और फिर 1 नंबर उसका एक्सप्लेनेशन का, और फिर उससे अगला चरण होता है वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना, तो आधा इसकी हेडिंग लिखने का और इसका एक्सप्लेनेशन का 1 नंबर। ये नियंत्रण की थर्ड वाली वीडियो देखो, उसमें स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 24 और उसका और पार्ट, दोनों ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सेबी के 3 विकासात्मक कार्य बताने हैं या फिर मुद्रा बाजार के 3 प्रतिभूतियों का वर्णन करना है। हर कार्य का 1 नंबर, हर प्रतिभूति का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल से साक्षात्कार के दौरान गेट माई जॉब कंपनी के सीईओ श्री राकेश क्वात्रा ने सुझाव दिया कि यदि कंपनियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन के रिक्त पदों के लिए आवेदन करें, रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए लोगों को आमंत्रित करने की बात कर रहा है यहाँ पर वो, तो उन्हें आवेदन की प्रक्रिया को सरल और प्रयोगकर्ता के अनुकूल यानी कि यूजर फ्रेंडली बनाना चाहिए। प्रबंध के इस कार्य, जैसे उसने बोला प्रबंध का कार्य, तो प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5। उसमें से कौन सा कार्य है जहां पर रिक्त पदों के लिए आवेदन भरने की बात की जा रही है? प्रक्रिया के जिस चरण की यहाँ व्याख्या की गई है, यहाँ पर किस चरण की व्याख्या की गई है? रिक्त पदों के लिए लोगों को आमंत्रित करना, आकर्षित करने के लिए, यानी कि भर्ती की व्याख्या की गई है। उस देखो क्वेश्चन के ट्विस्ट देखो, उस कार्य की व्याख्या की गई है, उसके अगले 2 चरणों के नाम बताइए और उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको भर्ती के बारे में नहीं बताना, भर्ती से अगले 2 चरण। और प्रबंध का कौन सा कार्य है जिसके हम स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? नियुक्तिकरण, और इसके चरणों की व्याख्या करनी है। भर्ती का उल्लेख किया गया है, इसको नहीं लिखना, इसके अगले 2 चरणों के बारे में बताना है। तो भर्ती के अगले 2 चरण यानी कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया दे रखी है यहाँ पर, नियुक्तिकरण की सेकंड वीडियो वो देखना। और उसमें क्या है? चयन और अनुस्थापन और अभिविन्यास, दोनों को एक्सप्लेन करने के 2-2 नंबर है। हाफ हेडिंग का 1.5 एक्सप्लेनेशन का, हाफ हेडिंग का 1.5 एक्सप्लेनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, इसलिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसका दुखड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का दुखड़ा कहता है प्रमोद द्वारा अपनाई गई नेतृत्व शैली को पहचानिए। हमें नेतृत्व शैली पहचानिए। कितनी तरह की नेतृत्व शैली पढ़ी है हमने? 3, जनतांत्रिक, निरंकुशवादी और गुड स्वतंत्र नेतृत्व शैली। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रमोद श्याम ब्रेड एंड बिस्किट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन ब्रेड और बिस्किट के 20,000 पैकेट्स का उत्पादन होता है। एक पर्यवेक्षक के रूप में प्रमोद सदैव यह प्रयास करते हैं कि कार्य सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के चलता रहे। वह एक अच्छा नेता है जो अपने अधीनस्थों से सलाह के पश्चात ही कोई आदेश देता है तथा किसी निर्णय पर पहुंचता है। वह नीतियों का निर्माण भी समूह की स्वीकृति से करता है। प्रमोद द्वारा अपनाई गई नेतृत्व शैली को पहचानिए और उसका वर्णन कीजिए। पहले पहचानना है, फिर उसका वर्णन करना है। 1 नंबर पहचानने का, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक नेतृत्व शैली, और 3 नंबर है उसका वर्णन करने के। निर्देशन वाली जो वीडियोस हमने डिस्कस की थी उसकी 7th और 8th वीडियो है जिसमें ये सारी नेतृत्व शैलियां डिस्कस की हैं, उसको दोबारा से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संप्रेषण के उस प्रकार के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिसका निर्माण कर्मचारियों द्वारा आपस में अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए होता है। आपस में अपने मन के विचारों को हल्का करने के लिए जिस संप्रेषण तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, अनौपचारिक संप्रेषण की यहाँ पर बात हो रही है। तो सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में बताना है, यानी कि उसके लाभ और दोष बताने हैं अनौपचारिक संप्रेषण के। वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हो, बहुत सिंपल है सकारात्मक और नकारात्मक पहलू इसके। क्वेश्चन नंबर 28 या 27 का और पार्ट, सॉरी। निर्देशन के उस तत्व को पहचानिए। निर्देशन के तत्व 4 घटक थे निर्देशन के, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, संप्रेषण, पर्यवेक्षण। तो उस तत्व को पहचानिए और वर्णन कीजिए जिसका उल्लेख नीचे किया गया है। आस्था एक मैनेजर है जो संगठन में व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कौन होता है जो व्यक्तियों को व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है? नेतृत्व इसका आंसर है। लीडरशिप, उसको एक्सप्लेन करना है, हेडिंग बतानी है, एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट,
नीरज एक प्रबंध निदेशक हैं, अपने अधीनस्थों को संगठन के लाभ को बढ़ाने में योगदान देने के लिए, क्योंकि उनके जो अधीनस्थ हैं उन्होंने संगठन के प्रॉफिट को बढ़ाने में संगठन की मदद करी है, इसलिए उन्होंने कहा है हम प्रॉफिट में इनको हिस्सा देंगे। मोटिवेट करना चाहते हैं, उसको अभिप्रेरित करना चाहते हैं, उसके लिए हम उनको ये प्रलोभन दे रहे हैं, तो मोटिवेशन इसका आंसर है, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 28 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक और पूंजी ढांचे के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक। पॉइंट्स आपको चार चार बताने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी के चलते धीरज N95 मास्क बनाने का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। बाजार परिस्थिति की अनिश्चितताओं के कारण वह स्थायी पूंजी में निम्न निवेश करना चाहता है, कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी कि स्थायी पूंजी की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जिक्र किया जा रहा है। सुझाव दीजिए कि तकनीक का चुनाव या वित्तीय विकल्प धीरज के व्यवसाय की स्थायी पूंजी की निम्न निवेश की योजनाओं को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यहाँ पर इन दोनों पे फोकस करना है कि अगर पैसा कम लगाना है तो कौन सी तकनीक का चुनाव करें, पैसा कम लगाना है तो कौन से वित्तीय विकल्प का चुनाव करें। क्या आंसर होगा आपका? यदि श्रम प्रधान तकनीक का चुनाव करेगा तो कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, यदि किराए पर लेगा मशीनों को तो उसको वित्तीय विकल्प कम पैसे की आवश्यकता होगी। तो तकनीक का चुनाव में श्रम प्रधान बताना है, वित्तीय विकल्प ने पट्टे पर लेना या किराए पर लेना बताना है। स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यावसायिक वित्त की 10th वीडियो है, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिए गए उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन करना है हमें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 FW टेलर के अलग अलग सिद्धांतों का वर्णन करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32 नियोजन का योगदान उसकी लागत से कहीं अधिक होता है, क्या आप सहमत हैं? आंसर दोगे हाँ हम सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में 4 तर्क दीजिए, इसका मतलब आपको यहाँ पर नियोजन का महत्व बताना है। या फिर यदि परियोजना अधिक महत्वपूर्ण है, अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो संगठन के सदस्यों में डिस्कशन के बाद में, परिचर्चा करने के बाद में अलग अलग ऑप्शंस को चूज करना चाहिए। नियोजन प्रक्रिया के उस चरण को पहचानिए। ऑप्शंस को चूज करने की बात कर रहा है तो नियोजन प्रक्रिया पे आपको फोकस करना है। उस चरण को पहचानिए और वर्णन कीजिए जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। अलग अलग ऑप्शंस को चुनना और इस प्रक्रिया के बाकी चरणों का भी वर्णन करना है आपको यहाँ पर। तो नियोजन प्रक्रिया के कौन से चरण का वर्णन किया गया है? कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान का, इसे बताने के 2 नंबर, और बाकी चरण 4 बच जाएंगे। विकल्पों का मूल्यांकन, विकल्पों का चुनाव, योजनाओं को लागू करना और अनुवर्तन, ये चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है आपको। हर एक का एक एक नंबर, टोटल हो गए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन का मुखड़ा पढ़ने से पहले क्वेश्चन का दुखड़ा पढ़ेंगे। SM लिमिटेड द्वारा अपनाई गई अवधारणा को पहचानिए जिसके माध्यम से यह अधिकारों को संगठन के निचले स्तरों तक पहुंचाता है। अधिकारों को संगठन के निचले स्तरों तक पहुंचाना विकेंद्रीकरण कहलाता है। एकदम पता चल रहा है और उसके महत्व के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर भी। SM लिमिटेड तथा दूसरी कंपनियों में मुख्य अंतर यह है कि एक बड़े संगठन के रूप में संचालन करने के स्थान पर 180 छोटी छोटी कंपनियों के रूप में कार्य करता है, जिससे हर कंपनी किसी विशिष्ट उत्पाद और क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी सहायता से निर्णय लेने का उत्तरदायित्व सोपानिक क्रम में विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। दूसरे शब्दों में निर्णय लेने का अधिकार आदेश की श्रृंखला में नीचे तक चला जाता है। जब निर्णय लेने का अधिकार निचले स्तरों तक पहुंच जाता है तो वह क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो उसने यही पूछा है कौन सा वो है घटक है विकेंद्रीकरण, और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए आपको पॉइंट्स बताने बेटा। विकेंद्रीकरण बताने पर 1 नंबर, महत्व बताने पर 5, तो 5 है तो 5 पॉइंट्स लिखना। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय दोनों में अंतर बताने 6 आधारों पे हमने डिस्कस किया था। विपणन की 13th वीडियो है, उसको देखो, उसमें विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में सारे अंतर हमने डिस्कस किए हुए हैं वहां पर आधार के साथ बताना। और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो विपणन मिश्र के विभिन्न घटकों को 4 P's के नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चारों घटकों का उल्लेख करना है। ये हमने विपणन वाले चैप्टर की 4th वीडियो में डिस्कस किया था, इसको भी देख लेना। जितनी वीडियोस यहाँ पे मेंशन करी हैं बेटे, सारी वीडियोस को दोबारा देख लेना, रिपीट कर लेना, और फिर इस पूरे सैम्पल पेपर को दोबारा से करके सॉल्व करके मेरे को सेंड करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।